अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक जो कि है ब्लड सेल्स और सेल्स की तरह की इकसाम। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ब्लड सेल्स में कौन कौन से टाइप के सेल्स मौजूद होते हैं। सबसे पहले हमारे पास रेड ब्लड सेल्स मौजूद होते हैं, जिन्हें साइंसी नाम इनका क्या है, एरिथ्रोसाइट्स, रेड ब्लड सेल्स का। अब इसको हम थोड़ा सा डायग्राम में देख लेते हैं रेड ब्लड सेल्स को। ये हमारे पास क्या होते हैं, रेड ब्लड सेल्स मौजूद होते हैं हमारे पास। ये किस शक्ल के हैं, डिस्क टाइप है और रेड सुर्ख कलर के होते हैं और डिस्क टाइप होते हैं। ठीक है, डिस्क की शक्ल के मतलब गोल शक्ल के ये सेल्स होते हैं। ये उन्हें बताया है कि ये डिस्क की तरह के सुर्ख सेल्स हैं। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स के वस्त में एक दबाव होता है। अगर हम इस डायग्राम को देखें तो हमें ये देखें नजर आ रहा है कि इसके वस्त, इसके दरमियान में क्या है, एक दबाव नजर आ रहा है, गढ़ा से नजर आ रहा है। ठीक है, इनमें एक सुर्ख प्रोटीन हीमोग्लोबिन मौजूद होती है। रेड ब्लड सेल्स में एक प्रोटीन है जो कि उसका नाम है हीमोग्लोबिन। और ये प्रोटीन क्या काम करते हैं, ये प्रोटीन ऑक्सीजन और थोड़ी सी मिकदार में कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करती है। मतलब इसका क्या काम है, इस हीमोग्लोबिन का क्या काम है, इस प्रोटीन का क्या काम है कि ये हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है। मतलब हमारे बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों तक क्या पहुंचाती है, ऑक्सीजन पहुंचाती है और इसमें थोड़ी सी मिकदार में कार्बन डाइऑक्साइड भी मौजूद होती है। खून के एक मौक्का मिलीमीटर में, ठीक है, अगर खून का हम एक मौक्का मिलीमीटर लेते हैं तो उसमें से 4 से 5.5 मिलियन रेड ब्लड सेल्स होते हैं एक मौक्का मिलीमीटर में। ये थोड़ा सा एमसीक्यूज बन सकता है कि खून के एक मौक्का मिलीमीटर में कितने रेड ब्लड सेल्स मौजूद होते हैं। तो ये कितने होते हैं, 4 से 5.5 मिलियन रेड ब्लड सेल्स होते हैं। पैदाइश से पहले और फौरन बाद रेड ब्लड सेल्स जिगर और तिल्ली में बनते हैं। जैसे मतलब पैदाइश से पहले और फौरन बाद। ठीक है, पैदाइश से पहले और फौरन बाद रेड ब्लड सेल्स कहाँ पे बनते हैं, जिगर और तिल्ली में बनते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि बालगों में रेड ब्लड सेल्स छोटी हड्डियों के सुर्ख गोदे यानी रेड बोन मैरो में बनते हैं। हमने पढ़ा है कि पैदाइश से पहले और फौरन बाद रेड ब्लड सेल्स कहाँ बन रहे हैं, जिगर और तिल्ली में। ठीक है, और बालगों में, ठीक है, एक बालिग इंसान में रेड ब्लड सेल्स कहाँ पे बने, छोटी हड्डियों, जो छोटी हड्डियों हैं जो कि स्ट्रनम, रिब्स और वर्टिब्री में के सुर्ख गोदे यानी रेड बोन मैरो में बनते हैं। जो हड्डियों का बोन मैरो होता है उसके अंदर रेड बोन मैरो में बालकों में रेड ब्लड सेल्स बनते हैं। छोटी हड्डियों के सुर्ख गोदे यानी रेड बोन मैरो में बनते हैं। रेड ब्लड सेल्स बनने के दौरान इसका न्यूक्लियस और ऑर्गेनेली तोड़ दिए जाते हैं। ठीक है, जब रेड ब्लड सेल्स बनते हैं तो उसमें उसके न्यूक्लियस और ऑर्गेनेलिस तोड़ दिए जाते हैं। रेड ब्लड सेल्स का औसत दौरानिया हयात 120 दिन है। ठीक है, एक रेड ब्लड सेल्स 120 दिन तक जिंदा रहता है। जब उनकी उम्र पूरी होती है तो बोन मैरो, तिल्ली और जिगर इन्हें खून से निकाल कर तोड़ देते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें कुछ बातें हैं। सबसे पहले तो हमने देखा कि जो सूफ सेल्स होते हैं डिस्क्राइब, इसके वस्त में दबाव होते हैं, थोड़ा सा उसके स्ट्रक्चर के बारे में। फिर उसने बताया है कि एक प्रोटीन होती है सुर्ख कलर की, हीमोग्लोबिन, उसका काम है ट्रांसपोर्ट का। किस चीज के ट्रांसपोर्ट, ऑक्सीजन की और थोड़ी सी मिकदार कार्बन डाइऑक्साइड की। नेक्स्ट हमारे पास है कि खून का एक मौके मिलीमीटर में कितने रेड ब्लड सेल्स होते हैं, 4 से 5 मिलियन। अब पैदाइश मतलब के वक्त और बालगों में ये बताना है कि रेड ब्लड सेल्स कैसे बनते हैं। तो पैदाइश से पहले और फौरन बाद कहाँ पे रेड ब्लड सेल्स बन रहे थे, जिगर और तिल्ली में। और बालगों में रेड ब्लड सेल्स छोटी हड्डियों के सुर्ख गोदे यानी रेड बोन मैरो में बनते हैं। ये थोड़ा सा है पैदाइश के टाइम कहाँ पे बनते हैं और बालिग इंसान में कहाँ बनते हैं। नेक्स्ट है कि जब रेड ब्लड सेल्स बनता है तो इसमें मीन्स के सेल के अंदर न्यूक्लियस और ऑर्गेनेलिस तोड़ दिए जाते हैं और इसका औसत दौरानिया 120 दिन है। और जब उम्र पूरी हो जाती है एक रेड ब्लड सेल की तो बोन मैरो, मतलब जहां जहां बनते थे बोन मैरो, तिल्ली और जिगर इन्हें खून से निकाल कर तोड़ देते, तो ये चीजें खुद निकाल कर उन्हें तोड़ देती हैं। ये थोड़ा सा इजाफी मालूमात दी हुई होती है कि सारे जिस्म में
30 ट्रिलियन से ज्यादा रेड ब्लड सेल्स होते हैं। इसकी तादाद एक जिस्म में, मतलब पूरे जिस्म में कितनी होती है? 30 ट्रिलियन। इनमें से हर सेकंड में करीबन 2 मिलियन रेड ब्लड सेल्स बनाए और तोड़े जाते हैं। हर सेकंड के अंदर 2 मिलियन रेड ब्लड सेल्स बनते भी हैं और टूटते भी हैं। ठीक है, तो ये हो गया रेड ब्लड सेल्स। नेक्स्ट हमारे पास होते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स, ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, ल्यूकोसाइट्स किस तरह के होते हैं? ये बेरंग होते हैं। थोड़ा सा मतलब ये रेड ब्लड सेल से क्या होते हैं, वो सुर्ख कलर के थे, और ये क्या है? बेरंग है, क्योंकि व्हाइट कौन सा कलर होता है? तो इस वजह से बेरंग कहा जा रहा है। और बेकायदा शक्ल रखते हैं, उसमें जिस तरह वो डिस्क शक्ल के थे, तो ये कौन से हैं? बेकायदा, मतलब इनकी कोई खास शक्ल नहीं होती। ये भी रेड बोन मैरो में बनते हैं। जैसे एक बालिग इंसान में रेड बोन मैरो में छोटी हड्डियों के गोदे में बन रहे थे, तो ये भी वहीं पे बनते हैं। कुछ व्हाइट ब्लड सेल्स लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल्स, थाइमस या तिली में जाकर बालिग होते हैं। मतलब ये उनकी कुछ जगह हैं जहाँ पे एक सेल जो होता है जाके बालिग, मतलब बड़ा होता है। तो कौन सी वो जगह है व्हाइट ब्लड सेल्स की? लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल्स, थाइमस या तिली में जाकर बालिग होते हैं। साइज में ये रेड ब्लड सेल से बड़े होते हैं, लेकिन इनकी तादाद रेड ब्लड सेल से कम होती है। साइज इनका बड़ा होता है रेड ब्लड सेल से, लेकिन तादाद कम है। खून के एक मौके मिलीमीटर में इनकी तादाद करीबन 7000 है। और रेड ब्लड सेल्स की कितनी थी? 4 से 5 मिलियन में थे रेड ब्लड सेल्स एक मौके मिलीमीटर में, और ये जस्ट कितने हैं? 7000। व्हाइट ब्लड सेल्स बीमारियों के खिलाफ, अब ये इसके अफ़ाल आ रहे हैं, फंक्शंस आ रहे हैं कि ये व्हाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं। मेन जो रेड ब्लड सेल्स का काम था वो था ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट, जो कि इसके अंदर एक प्रोटीन थी हीमोग्लोबिन, वो। और इसके व्हाइट ब्लड सेल्स के जो काम है, जो फंक्शंस है, वो क्या है? बीमारियों के खिलाफ जिस्म की हिफाजत करते हैं। ठीक है, और इनका दौरानिया हयात ज़रूरत के मुताबिक होता है। मतलब जितनी देर हमें ज़रूरत होगी व्हाइट ब्लड सेल्स की, व्हाइट ब्लड सेल्स तब तक जिंदा रहेंगे, और जब ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी तो इनकी डेथ हो जाएगी। व्हाइट ब्लड सेल्स की कई इकसाम हैं। ठीक है, इसकी यहाँ पे हमें 2 टाइप्स बताई गई हैं व्हाइट ब्लड सेल्स की। एक ग्रैनुलोसाइट्स, एक एग्रैनुलोसाइट्स। ग्रैनुलो का मतलब कि इसमें ग्रेन्स होंगे, और एक का मतलब इसमें नहीं होंगे, ग्रेन्स नहीं होंगे। दानेदार ये नहीं होगा, और ये दानेदार होगा। ग्रेनुलोसाइट्स इन व्हाइट ब्लड सेल्स का साइटोप्लाज्म दानेदार है। ठीक है, बेसिकली क्या दानेदार है? साइटोप्लाज्म। इनमें न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल और बेसोफिल शामिल हैं। इनके नाम साइटोप्लाज्म पर चढ़ने वाले रंग स्टेन की बुनियाद पर है। मतलब जिस तरह का साइटोप्लाज्म में ये कलर देंगे, उसी के बेस पे इसका ये नाम होगा, न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल और बेसोफिल। अब हम देखते हैं कि किस तरह का ये है। न्यूट्रोफिल इन्फेक्शन के मुकाम पर बैक्टीरिया को मारते हैं और वहां से मुर्दा सेल्स के मवाद को साफ करते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा कि इन व्हाइट ब्लड सेल्स का साइटोप्लाज्म दानेदार है, और इनमें इसकी 3 टाइप्स हैं ग्रेनुलोसाइट्स में, न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल और बेसोफिल। और ये जो इनके नाम है साइटोप्लाज्म पर चढ़ने वाले रंग स्टेन की बुनियाद पर, जिस तरह साइटोप्लाज्म में इसका कलर होगा। अब इन तीनों के काम बताए जा रहे हैं कि ये तीनों टाइप्स जो हैं वो क्या करती हैं। तो न्यूट्रोफिल जो है, ये जहां पे हमें इन्फेक्शन होगा वहां पे जाके बैक्टीरिया को मारते हैं, और वहां से मुर्दा सेल्स के मवाद को साफ करते हैं। एक तो क्या करते हैं? बैक्टीरिया को मारते हैं इन्फेक्शन जहां पे होगा, और वहां से जो फिर सेल्स की डेथ हो जाएगी, जो मुर्दा सेल्स होंगे उनके मवाद को भी साफ करेगी। नेक्स्ट हमारे पास एसिनोफिल। ये क्या करता है? पैरासाइट्स के साथ लड़ते हैं और रद्द अमल में एलर्जी का बायस बनते हैं। मतलब जहां पे भी कोई भी पैरासाइट हमारे बॉडी में अफेक्ट करता है, जो कोई भी अटैक करता है, पैरासाइट अटैक करता है, तो वहां पे एसिनोफिल अपना काम करेगा और उसे लड़ेगा पैरासाइट से, और जो हमें ये एलर्जी होती है, तो उसका ये क्या होता है? रद्द अमल होता है। तो उसमें क्या होगी? रद्द अमल में एलर्जी का बायस बनते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बेसोफिल।
बेसोफिल के काम के दौरान हिस्टामीन निकलते हैं। जब बेसोफिल काम करता है तो इसमें क्या निकलते हैं? हिस्टामीन, जिससे इन्फ्लेमेशन और एलर्जी के साथ पैदा होते हैं। मतलब जब जैसे न्यूट्रोफिल अपना काम करता है बैक्टीरिया के खिलाफ और वहां से मुर्दा मवाद को साफ करता है, एसिडोफिल पैरासाइट के साथ लड़ता है और उसके बदले में हमें थोड़ी सी क्या होती है? एलर्जी होती है हमारी स्किन पे। और बेसोफिल क्या करता है? जब हिस्टामिन इसमें निकलते हैं और ये जो हिस्टामिन निकलते हैं इसमें भी हमें क्या होती है? थोड़ी सी सोजिश होती है, इन्फ्लेमेशन होती है और एलर्जी के असरात पैदा होते हैं। तो ये ग्रेनुलोसाइट्स, अब ये ओवरऑल हमने देखा कि वाइट ब्लड सेल्स तो खुद क्या थे? बेरंग थे, बोन मैरो में थे। और फिर हमने ये भी देखा कि कुछ इसकी जगह थी टॉन्सिल्स, लिम्फ नोड्स, थाइमस और तिली वहाँ पे बालिग होते थे। फिर हमने ये देखा कि इसकी तादाद रेड ब्लड सेल से कम है और साइज में बड़े होते हैं और इसके एक मौका मिलीमीटर में 7000 है। फिर और ये वाइट ब्लड सेल्स हमारी बीमारियों के खिलाफ हिफाजत करता है। फिर इसका दौरानिया हयात क्या होता है? जरूरत के मुताबिक, जब तक हमारे जिस्म को इसकी जरूरत होगी। फिर हमने इसकी इकसाम देखी हैं। तो हमने इसकी इकसाम, मेन इकसाम दो है, ग्रेनुलोसाइट्स हैं और एक ग्रेनुलोसाइट। फिर ग्रेनुलोसाइट्स हमने कहा कि इसका साइटोप्लाज्म दानेदार है और इसकी मजीद आगे 3 टाइप्स हैं, न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल और बेसोफिल। हमने देखा न्यूट्रोफिल क्या काम करता है, इसिनोफिल क्या काम करता है, बेसोफिल क्या काम करता है। ठीक है, इनके मुख्तलिफ काम थे हमारी बॉडी के अंदर। अब हम देखते हैं एक ग्रेनुलोसाइट्स। इनका साइटोप्लाज्म साफ यानी गैर दानेदार होता है। ठीक है, दोनों में फर्क भी आ सकता है कि ग्रेनुलोसाइट्स और एक ग्रेनुलोसाइट्स के दरमियान फर्क बताएं। तो ये क्या है? दानेदार और ये है बगैर। एक ग्रेनुलोसाइट्स की 2 इकसाम है। इसकी कितनी थी इकसाम? 3 इकसाम थी, न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल और बेसोफिल। और इसकी 2 इकसाम है, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। अब इनके दोनों के काम देखते हैं कि ये क्या करते हैं। मोनोसाइट्स मैक्रोफेज बनाते हैं, ठीक है, जो जरासीमों और मुर्दा सेल्स को निगल लेते हैं। ये क्या बनाता है? मोनोसाइट्स एक फेज बनाता है, मैक्रोफेज बनाता है, जो जरासीमों और मुर्दा सेल्स को निगल लेते हैं। और लिम्फोसाइट्स पैथोजन के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाते, जितने भी बीमारियां पैदा करने वाले बैक्टीरिया होते हैं, जो भी होते हैं, तो उनके खिलाफ क्या बनाते हैं? एंटीबॉडीज बनाते हैं। लिम्फोसाइट्स का क्या काम है? पैथोजन के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सेल की तरह के इत्साम यानी प्लेटलेट्स। एक तो मेन रेड ब्लड सेल्स होते हैं और व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं सेल के अंदर। और जो सेल की तरह के एग्जाम में क्या चीज आती है? हमारी प्लेटलेट्स आते हैं, जिनको हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं, जैसे कि एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स और ये क्या होते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स, प्लेटलेट्स। अब ये क्या है? सेल की तरह के एग्जाम है। तो ये क्या है? मीन्स कि सेल नहीं है, जो सेल की तरह के एग्जाम है। प्लेटलेट्स मुकम्मल सेल नहीं होते, बल्कि ये बोन मैरो के बड़े सेल्स के छोटे टुकड़े हैं। ठीक है, तो इनको इस वजह से हम सेल्स की तरह के एग्जाम कह रहे हैं, प्लेटलेट्स कह रहे हैं, क्योंकि प्लेटलेट्स सेल नहीं है, बल्कि ये बोन मैरो के बड़े सेल्स के छोटे टुकड़े। इनमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता। इनका दौरानिया हयात कितना है? 7 से 12 दिन। तो इनके दौरानिया हयात को याद रखने, रेड ब्लड सेल्स का 120 दिन था, व्हाइट ब्लड सेल्स जितनी हमारी जिस्म को जरूरत होती है, और प्लेटलेट्स का जो थ्रोम्बोसाइट्स का दौरानिया हयात है 7 से 12 दिन होता है। और अब इसकी तादाद कितनी है? खून की एक मौका मिलीमीटर में ये कितने होते हैं? 2,50,000 प्लेटलेट्स होते हैं। ठीक है, जब कोई ब्लड वेसल करती है, अब इसे इसका फंक्शन हमें बताया जा रहा है कि जब कोई ब्लड वेसल करती है, जब भी हमारी कोई खून की नाली कट जाती है, किसी भी वजह से कट जाती है, तो इस मकाम पर प्लेटलेट्स इकट्ठे हो जाते हैं, जहां से एक दूसरे से चिमट जाते हैं और प्लाज्मा प्रोटीन फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में तब्दील कर देते हैं। ठीक है, हमने यही पढ़ा था कि हमारे पास क्या होता है? हमारे खून में जो था प्लाज्मा था। ठीक है, तो प्लाज्मा में एक प्रोटीन थी फाइब्रिनोजन, और उस फाइब्रिनोजन का काम क्या होता है? खून को जमाना। तो अब कोई ब्लड वेसल, हमारी कोई खून की नाली कट गई है, तो वहां पे प्लेटलेट्स इकट्ठे हो जाएंगे और एक दूसरे से चिमट जाएंगे, एक ग्रुप बना लेंगे, और वहां पे प्लाज्मा प्रोटीन फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में तब्दील कर देते हैं, और फाइब्रिन के मॉलिक्यूल एक जाल बनाते हैं जिसमें रेड ब्लड सेल्स फंस जाते हैं। ठीक है, उसमें प्लाज्मा
प्रोटीन फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन में तब्दील कर देते हैं। कौन तब्दील कर रहे हैं? प्लेटलेट्स तब्दील कर रहे हैं। फाइब्रिनोजिन को किस में तब्दील कर रहे हैं? फाइब्रिन में। और वहां पे फाइब्रिन का एक जाल बन जाएगा जो किसको फांस लेगा? रेड ब्लड सेल्स को। फाइब्रिन और रेड ब्लड सेल्स का मजमुआ सख्त हो जाता है और एक खून का क्लॉट कहलाता है। ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन आप कर सकते हैं कि क्लॉट कैसे बनता है, खून का क्लॉट कैसे बनता है। तो आप जहां से शुरू करेंगे कि जहां से होगा कि ब्लड वेसल कटी, वहां पे प्लेटलेट्स इकट्ठे हुए और वो एक दूसरे से चिमट गए। और जो प्लाज्मा प्रोटीन फाइब्रिनोजिन, प्लाज्मा के अंदर जो प्रोटीन फाइब्रिनोजिन थी उसको प्लेटलेट से फाइब्रिन में तब्दील कर दिया, फाइब्रिनोजिन से फाइब्रिन में। अब फाइब्रिन के मॉलिक्यूल का एक जाल बन गया और उसने रेड ब्लड सेल्स को फांस लिया, फंस गए उसमें रेड ब्लड सेल्स। अब दोनों फाइब्रिन और रेड ब्लड सेल्स का मजमुआ जो है वो सख्त हो जाता है और वहां पे एक जो वो सख्त होके अब वो खून का क्लॉट कहलाता है। तो क्लॉट इस वक्त तक खून बहने से रोकता है जब तक कटी हुई ब्लड वेसल मुरम्मत ना हो जाए। तो ये क्लॉट का फंक्शन भी है कि क्लॉट है क्या और उसका फंक्शन क्या है। तो ये क्लॉट क्या करेगा? खून को बहने से रोकेगा जब तक कटी हुई ब्लड वेसल मुरम्मत ना हो जाए। जब तक उसकी मुरम्मत नहीं हो जाती, दोबारा ब्लड वेसल बन नहीं जाती, तब तक क्लॉट क्या करेगा? हमें हमारे खून बहने से बचाएगा। ठीक है, तो यहाँ आप देखें कि ये थे ये बेसिकली प्लेटलेट्स हमें ये छोटे नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये रेड ब्लड सेल्स हैं, ये प्लेटलेट, ये मतलब प्लेटलेट्स सेल्स की तरह के इकसाम है ये। और यहाँ पे ये क्या है? हमारी ब्लड वेसल ये कट गई है, जहां से देखें। ठीक है, कटी हुई ये ब्लड वेसल है। अब जहाँ पे रेड ब्लड सेल्स, वो तो पूरा तरीका हो गया कि फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन में प्लेटलेट्स ने तब्दील किया। वो जो एक जाल होगा उसका फाइब्रिन का, वो क्या कर लेगा? रेड ब्लड सेल्स को फांस लेगा। और ये रेड ब्लड सेल्स और ये वाला आप देखिए, ये अब क्लॉट है। किस चीज का क्लॉट है? फाइब्रिन का। और ये रेड ब्लड सेल्स का क्लॉट है। जब तक इस वेसल की मुरम्मत इस तरह से ये ब्लड वेसल बन नहीं जाती, तब तक ये क्लॉट खून को बहने से रोकेगा। ठीक हो गया, ये हमारे पास है। ऊपर हमने पढ़ा था ये हमारे पास माइक्रोफेज है। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया जो हमारे होंगे उसको ये निगल लेगा। तो हमने ये पढ़ा था मैक्रोफेज के बारे में कि एक मैक्रोफेज बन जाता है और वो क्या कर लेता है? जरासीमों को मारते हुए मैक्रोफेज खुद भी मार जाते हैं। जब ये जरासीमों को मारेंगे मैक्रोफेज, तो ये उसमें खुद भी मार जाते हैं ये मैक्रोफेज। ठीक है, मुर्दा सेल्स जमा हो जाते हैं और सफेद मवाद यानी पस बनते हैं। तो इन्फेक्शन के मौका पर जो हमें ये सफेद मवाद, ये पस हमें अपने जख्म पे, हमें अपने इन्फेक्शन पे जो नजर आ रहा होता है, ये सफेद सा जो पस नजर आ रहा होता है, वो बेसिकली जो हमारे पास मुर्दा सेल्स जमा हुए होते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली मैक्रोफेज था। इसने जब जरासीमों को निकला तो उसके दौरान जो खुद भी मर जाता है। और ये जो हमें अपने इन्फेक्शन के ऊपर जो सफेद मवाद नजर आ रहा होता है, ये क्या होता है? मतलब मुर्दा सेल्स के इल्जाम होते हैं, जो सफेद पस हमें अपने इन्फेक्शन पे नजर आता है। ठीक है, तो ये सारा हो गया ब्लड सेल्स और सेल्स की तरह के इल्जाम। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इंसान का दिल, ह्यूमन हार्ट देखेंगे। तब तक जहाँ तक रखें, ओके, अल्लाह हाफिज।